नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं एडवोकेट जगदम्बा राज जायसवाल। आज हम समझेंगे कि एनडीपीएस एक्ट में जमानत मिलने के क्या आधार हैं। ये भी समझेंगे कि कोर्ट जमानत देते समय अभियुक्त से किन शर्तों को पूरा करने की उम्मीद रखती है। साथ ही जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है तो उसकी जमानत कैसे होगी, जमानत के आधार क्या होंगे और उसकी जमानत किस कोर्ट से मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके या आपके किसी परिचित को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियुक्त जेल में है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। एनडीपीएस एक्ट 1985 यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक सख्त कानून है जिसका उद्देश्य मादक पदार्थों जैसे कि गांजा, चरस, हेरोइन, अफीम, कोकीन, एलएसडी, एमडीएमए आदि के उत्पादन, व्यापार, उपयोग, परिवहन और संग्रहण को नियंत्रित करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत कई धाराएं हैं जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि पकड़ी गई सामग्री कितनी मात्रा में है। यह मात्रा 3 श्रेणियों में विभाजित होती है: स्मॉल क्वांटिटी यानी छोटी मात्रा, मोर देन स्मॉल बट लेस देन कमर्शियल यानी बीच की मात्रा, और कमर्शियल क्वांटिटी यानी कि वाणिज्यिक मात्रा। यह तीनों श्रेणियां यह तय करती हैं कि अभियुक्त पर कितना गंभीर आरोप लगाया जाएगा और उसे क्या सजा मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति छोटे स्तर पर मादक पदार्थों के साथ पकड़ा जाता है तो उस पर लगने वाली धाराएं और सजा अपेक्षाकृत कम होती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ा जाता है यानी कि उससे पकड़ी गई मात्रा बड़ी है तो उसकी सजा बेहद कठोर होती है, जिसमें न्यूनतम 10 साल से लेकर अधिकतम 20 साल तक की जेल और 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। इसलिए एनडीपीएस मामलों में क्वांटिटी का निर्धारण अभियुक्त के भविष्य और उसकी जमानत की संभावनाओं को निर्धारित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब हम विस्तार से समझते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी वास्तव में क्या होती है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नोटिफिकेशन दिनांक 16 मार्च 1994 के अनुसार अलग अलग मादक पदार्थों के लिए स्मॉल और कमर्शियल क्वांटिटी निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए हेरोइन की स्मॉल क्वांटिटी 5 ग्राम और कमर्शियल क्वांटिटी 250 ग्राम है। चरस की स्मॉल क्वांटिटी 100 ग्राम और कमर्शियल क्वांटिटी 1 किलोग्राम है। गांजे की स्मॉल क्वांटिटी 1 किलोग्राम और कमर्शियल क्वांटिटी 20 किलो है। कोकीन की स्मॉल क्वांटिटी 2 ग्राम और कमर्शियल क्वांटिटी 100 ग्राम। अफीम की स्मॉल क्वांटिटी 25 ग्राम और कमर्शियल क्वांटिटी 2.5 किलो। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति 4 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा जाता है तो उस पर सेक्शन 21A के तहत मामला दर्ज होगा और उसकी सजा अधिकतम 1 साल तक हो सकती है। जबकि यदि वही व्यक्ति 300 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा जाता है तो उस पर सेक्शन 21C के तहत मामला चलेगा, उसकी सजा 10 से 20 साल तक हो सकती है। अब सवाल उठता है कि स्मॉल क्वांटिटी का अभियुक्त को क्या लाभ मिल सकता है। एनडीपीएस एक्ट में सेक्शन 37 यह कहता है कि कमर्शियल क्वांटिटी के मामलों में जमानत बेहद कठिन होती है और न्यायालय तभी जमानत दे सकता है जब वह संतुष्ट हो कि अभियुक्त दोबारा अपराध नहीं करेगा और वह निर्दोष है। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी के मामले में सेक्शन 37 लागू नहीं होता, जिससे अभियुक्त को आसानी से जमानत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राजू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में कहा कि यदि बरामद की गई मात्रा स्मॉल है तो अभियुक्त को जमानत न देना न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा अगर अभियुक्त पहली बार अपराध कर रहा है और पकड़ी गई मात्रा स्मॉल है तो कोर्ट उसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1985 के तहत चेतावनी देकर छोड़ सकता है या सुधार गृह भेज सकता है। यह प्रावधान अभियुक्त के भविष्य की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ताकि उसे समाज में पुनः एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पुनः स्थापित किया जा सके। अब बात करते हैं पुलिस द्वारा की जाने वाली उन सामान्य गलतियों की जिनसे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज केस कमजोर हो जाते हैं और अभियुक्त को इसका लाभ मिलता है। सबसे पहली और सबसे सामान्य गलती है सेक्शन 50 का पालन न करना। यदि किसी व्यक्ति की बॉडी सर्च यानी शारीरिक तलाशी ली जा रही है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह किसी गेजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह के केस में कहा कि सेक्शन 50 का पालन न करने पर एंटायर रिकवरी इनएडमिसिबल यानी न्यायालय में स्वीकार नहीं की जा सकती। इसलिए यदि पुलिस बिना बताए तलाशी लेती है और मादक पदार्थ बरामद करती है तो वह रिकवरी कानूनन अवैध मानी जाएगी। दूसरी आम गलती होती है पंचनामा या सीजर मेमो में ट्रांसपेरेंसी की कमी। कई बार पुलिस स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में बरामदगी नहीं करती,
पंचनामा पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं होते या फिर रिकवरी की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। इससे अभियुक्त को बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह का लाभ मिलता है और कोर्ट उसे बरी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में यह कहा कि जब पुलिस की कार्रवाई में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तब कोर्ट अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकता। तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है एफएसएल रिपोर्ट को केस रिकॉर्ड में शामिल ना करना। कोई भी एनडीपीएस केस तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक यह प्रमाणित न हो जाए कि जो पदार्थ बरामद किया गया है वह मादक पदार्थ ही है। यह प्रमाण केवल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल से प्राप्त केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट से ही संभव होती है। यदि यह रिपोर्ट नहीं लगाई जाती या उसमें देरी होती है तो अदालत अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर सकती है। गाउंटर एडविन किर्चर वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। इस केस के अनुसार जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि बरामद की गई वस्तु मादक पदार्थ ही है तब तक अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक अन्य गंभीर प्रक्रिया है सेक्शन 42 और 43 का अनुपालन। सेक्शन 42 यह कहता है कि यदि कोई अधिकारी किसी निजी स्थान में तलाशी या बरामदगी करना चाहता है तो उसे अपने उच्चाधिकारी को लिखित सूचना देनी चाहिए और यह सूचना तलाशी से पहले दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने करनैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में कहा कि सेक्शन 42 का पालन न करना केस को पूरी तरह कमजोर कर देता है। वहीं सेक्शन 43 सार्वजनिक स्थानों पर तलाशी की बात करता है, लेकिन उसमें भी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। यदि तलाशी के समय माप, वजन और सीलिंग में पारदर्शिता नहीं है तो रिकवरी को अवैध माना जाएगा। इसके अलावा कई बार एफआईआर दर्ज करने और सैंपल को एफएसएल भेजने में देरी की जाती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत सैंपल को सील करके तुरंत एफएसएल भेजा जाना चाहिए। यदि इसमें देरी होती है तो उसे केस को कमजोर करने वाला कारक माना जाता है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस गुरमैल सिंह के मामले में कहा गया कि सैंपल भेजने में देरी प्रोसिक्यूशन की कहानी पर संदेह उत्पन्न करता है। अब हम चर्चा करते हैं उन प्रमुख केस लॉ की जिनमें अभियुक्त को इन प्रोसीजरल मिस्टेक्स के कारण लाभ मिला। पहला मामला है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह, जिसमें सेक्शन 50 के पालन न करने के कारण अदालत ने रिकवरी को इनएडमिसिबल माना और अभियुक्त को बरी कर दिया। दूसरा मामला है राजू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्मॉल क्वांटिटी के मामले में जमानत देना न्यायालय का कर्तव्य है जब तक कि अभियुक्त का अपराध गंभीर न हो। तीसरा मामला है गाउंटर एडविन किर्चर वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा, जिसमें एफएसएल रिपोर्ट के अभाव में अभियुक्त को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर बरी कर दिया गया। चौथा केस है करनैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 42 का पालन करना अनिवार्य है और इसके अभाव में पूरी तलाशी प्रक्रिया अवैध हो जाती है। पांचवा केस है अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाह न लाने और पंचनामा में गड़बड़ी के कारण अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया। इसलिए एनडीपीएस एक्ट में क्वांटिटी न केवल सजा का निर्धारण करती है बल्कि यह भी तय करती है कि अभियुक्त को जमानत मिलेगी या नहीं और उस पर किस धारा के अंतर्गत आरोप तय होगा। यदि अभियुक्त स्मॉल क्वांटिटी में पकड़ा गया है और पुलिस ने ऊपर बताए गए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है तो उसे जमानत मिलना आसान हो सकता है और यदि केस ट्रायल तक जाता है तो अभियुक्त को बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर बरी भी किया जा सकता है। अतः एनडीपीएस के मामलों में क्वांटिटी के साथ साथ प्रोसेस की लीगल सैंक्टिटी और टेक्निकल कंप्लायंस अत्यंत आवश्यक है। इसमें छोटी सी प्रोसीजरल चूक भी पूरे मामले को पलट सकती है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार एक्यूज को जिला न्यायालय से जमानत नहीं मिलती। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। एनडीपीएस एक्ट के तहत किसी के खिलाफ अगर एफआईआर लिखी जाती है तो उस एफआईआर में मादक पदार्थ की पूरी डिटेल नहीं लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ ऐसी दवाइयां पकड़ी गई हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा बैन किया गया है, या ऐसा भी हो सकता है कि उन दवाइयों को अपने पास रखने या उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए वैध कारण के साथ साथ उस व्यक्ति के पास वैध दस्तावेज भी होना जरूरी है। ऐसे में जब पुलिस उस व्यक्ति की तलाशी लेती है और ऐसी दवाइयां उसके कब्जे से मिलती हैं तो पुलिस एफआईआर में उन दवाइयों की मात्रा लिख देती है, जैसे कि बोतलों की संख्या, इंजेक्शन की संख्या इत्यादि। अब सवाल उठता है कि क्या एफआईआर में लिखी गई बैंड दवाइयों की संख्या अभियुक्त को जेल में रखने के लिए पर्याप्त है? जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल हर दवा में उनके कंपोजिशन लिखे होते हैं और एनडीपीएस एक्ट के अनुसार उन दवाओं के सब्सटेंस की मात्रा ही निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति को जमानत मिलेगी या नहीं। दोस्तों, गिरफ्तार होने के बाद
हम सब जानते हैं कि जिला न्यायालय में ऐसे व्यक्ति की जो एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार होकर जेल गया है, उसकी जमानत याचिका फाइल की जाती है। और ज़्यादातर मामलों में यही देखा जाता है कि उन दवाओं के सब्सटेंस की डिटेल बिना कैलकुलेट किए ही जमानत के लिए बहस कर दी जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि जिला न्यायालय में अभियुक्त की जमानत खारिज हो ही जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ऐसे अभियुक्त को जमानत नहीं मिलती। जमानत जरूर मिलती है, लेकिन हाई कोर्ट से। ऐसे मामलों में अभियुक्त को अपनी जमानत याचिका हाई कोर्ट में जरूर लगानी चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी एनडीपीएस एक्ट के तहत क्वांटिटी के महत्व, अभियुक्त को मिलने वाले लाभ और पुलिस द्वारा की जाने वाली सामान्य त्रुटियों को समझने में मददगार रही होगी। अगर आपके पास इस विषय पर कोई सवाल है तो हमें कमेंट में लिखें, और यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।